इस सप्ताह वर्ल्ड व्यू में जब दुनिया पश्चिम एशिया के युद्ध के बढ़ते प्रभाव से जूझ रही है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों, ईरान द्वारा हॉर्मुज जलदमरू मध्य पर लगाए गए नियंत्रण और युद्ध क्षेत्र में फंसे अपने कई नियमित आपूर्तिकर्ताओं के बीच अपनी ऊर्जा आयात व्यवस्था को कैसे संभाल रहा है। क्या भारत को अपनी ऊर्जा कूटनीति अलग तरीके से चलानी चाहिए थी और अब भविष्य में ऐसी निर्भरता से बचने के लिए उसे क्या योजना बनानी चाहिए? नमस्कार, द हिंदू के वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासिनी हैदर। अब ये सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के 1 महीना पूरे होने का संकेत देगा। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। ताज़ा स्थिति बहुत संक्षेप में। ईरान में लगभग 2000 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान में अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों में करीब 1000 लोगों की मौत हुई है। खाड़ी देशों में लगभग 130 लोग मारे गए हैं, जिनमें 13 अमेरिकी सैन्यकर्मी भी शामिल हैं। ईरान के हमलों में मारे गए लोगों में 7 भारतीय भी शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधे वार्ता नहीं हो रही है, लेकिन वे पाकिस्तान के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं और उसका परिणाम अभी आना बाकी है। और हमलों की धमकी देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 6 अप्रैल तक ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमले को रोक दिया है ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके। हालांकि ये अटकलें बनी हुई हैं कि ईरानी शासन को सत्ता से हटाने के अपने उद्देश्य में विफल रहने के बाद अमेरिका अब जमीनी आक्रमण पर विचार कर सकता है। अब अस्थिरता के अलावा दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए सबसे बड़ी चिंता ऊर्जा की कमी को लेकर है। वैश्विक उत्पादन और व्यापार मार्गों में पश्चिम एशिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 1/3 और 40% तेल का निर्यात सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इराक से होता है। ये क्षेत्र विश्व के 40% गैस भंडार और 18% उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो मुख्य रूप से ईरान और कतर से आता है। दोनों को युद्ध के कारण संचालन रोकना पड़ा है। कुछ जगहों पर फोर्स मेजॉर लागू है। दुनिया के कुल ऊर्जा निर्यात का लगभग 20% अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जिस पर 10 मार्च से ईरान का नियंत्रण और नियमन है। इसलिए ये केवल ऊर्जा उत्पादन का मुद्दा नहीं है, बल्कि उसके परिवहन का भी है। संक्षेप में, आने वाले हफ्तों में चाहे जो हो, यहां तक कि अगर युद्ध और दुश्मनी खत्म भी हो जाए, तो ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा ये झटका आने वाले दिनों में दुनिया को प्रभावित करता रहेगा और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो इस सप्ताह वर्ल्ड व्यू में हम रुककर भारत की ऊर्जा कूटनीति पर बात करेंगे। क्यों? भारत के लिए दांव पर क्या लगा हुआ है? ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है, चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक, दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता और भारत के 45% कच्चे तेल, 60% प्राकृतिक गैस और 90% एलपीजी की आपूर्ति पश्चिम एशिया से होती है और इनमें से अधिकांश हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर आती हैं। तो युद्ध के 1 महीने बाद भारत की ऊर्जा कूटनीति की रणनीति क्या है? क्या हम सरकार को कुछ करते हुए देख रहे हैं? सबसे पहले एक स्पष्ट रणनीतिक और कूटनीतिक बदलाव देखा गया है। ये स्पष्ट है कि सरकार ने इजरायल के साथ खुलकर खड़े होने की घोषणाओं से अलग हटकर अब अधिक संतुलित रुख अपनाया है। इजरायल की संसद क्नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के 1 महीने बाद भारतीय संसद में उनके भाषण का स्वर बहुत ही अलग था, जिसमें ऊर्जा और समुद्री मार्गों को लेकर चिंता और सतर्कता की झलक दिख रही थी। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। दूसरा मुद्दा है ऊर्जा की कमी के लिए देश की तैयारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री ने सरकार के सचिवों और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके ये तय किया कि आगे की रणनीति क्या होगी, यानी तैयारी व्यापक स्तर पर की जा रही है। तीसरा पहलू है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संपर्क। पिछले 2 हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों के सभी नेताओं से कम एक बार और कुछ नेताओं से तो 2 बार बात की है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशेकियन से 2 बार, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक बार बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने समकक्षों से कई बार बातचीत की और यूरोप के 2 दौरे किए। एक यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों से मिलने पहुंचे और दूसरा फ्रांस में G7 कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें से कुछ दौरे तो पहले से तय थे, लेकिन इस युद्ध ने इन सभी पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि ईरान ने संकेत दिया है कि वो भारत सहित कुछ देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति देगा। हालांकि सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है और फिलहाल जहाज बहुत धीमी गति से गुजर रहे हैं। चौथा मुद्दा है आर्थिक दबाव से निपटने की योजना। ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं, हालांकि सरकार टैक्स कम करके राहत देने की कोशिश कर रही है। वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति पर नियंत्रण के उपाय भी किए जा रहे हैं, लेकिन महंगाई तब भी बढ़ रही है। रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, जो डॉलर के मुकाबले 94.3 हो गया है और जीडीपी के अनुमान भी कम हो गए हैं। सरकार कुछ खाड़ी देशों से तेल खरीदने के लिए अपनी मुद्रा में भुगतान करने पर भी विचार कर रही है, ताकि रुपए पर बढ़े दबाव को कम किया जा सके। अमेरिका द्वारा रूस और ईरान के तेल पर प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देने के बाद भारतीय रिफाइनर वहां से खरीद बढ़ा रहे हैं। वे नए अल्पकालिक समझौते कर रहे हैं और अपने स्रोतों में विविधता ला रहे हैं, जैसे समुद्र में ही तेल खरीद लेना। इसके अलावा भारत वेनेजुएला, अर्जेंटीना और अमेरिका से भी ऊर्जा, खासकर गैस के नए विकल्प की तलाश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पहले भारत अपनी ऊर्जा कूटनीति अलग तरह से चला सकता था और भविष्य में उसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि दूसरों पर निर्भरता कम हो सके। हम जानते हैं कि बाद में पीछे मुड़कर देखना हमेशा आसान हो जाता है। पहली बात, अब यह साफ हो गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हुई है और सस्ते दामों पर जरूरी भंडार बनाने की उसकी क्षमता भी घट गई है। लेकिन ये अमेरिकी प्रतिबंध थे क्या? क्या ये 1-2 ही प्रतिबंध थे? सबसे पहले 2019 में ईरान से तेल आयात पूरी तरह बंद कर दिया गया। पहले भारत दबाव में आकर केवल आयात कम करता था, लेकिन इस बार पूरी तरह रोक दिया। अगर भारत 2019 से अब तक ईरान से तेल खरीद रहा होता, तब उसे सस्ता और बेहतर गुणवत्ता वाला कच्चा तेल और गैस मिल रही होती, वो भी कम दूरी से, और आज हॉर्मूज जलदमरू मध्य की पाबंदियों की चिंता भी कम होती। दूसरी बात, 2019 में वेनेजुएला से मिलने वाला सस्ता तेल भी बंद कर दिया गया। अब भारत वहां से तेल खरीद रहा है जो अमेरिकी नियंत्रण में है और वो काफी महंगा खरीदना पड़ रहा है। तीसरी बात, ईरान के तेल और गैस भंडारों में भारत की हिस्सेदारी खत्म कर दी गई है, खासकर 2025 के बाद, जब चाबहार बंदरगाह पर भी गतिविधियां कम कर दी गईं। ये बंदरगाह युद्ध से पहले भारत के लिए एक सुरक्षित और आसान ऊर्जा मार्ग बन सकता था, ईरान और मध्य एशिया दोनों तरफ से। इसलिए इसे एक बड़ी चूक माना जा रहा है। चौथी बात, नवंबर 2025 से रूस से तेल आयात भी कम कर दिया गया। नवंबर 2025 से फरवरी के बीच रूस से आने वाला तेल लगभग 40% से घटकर 20% से भी कम हो गया। अब भारत फिर से रूसी तेल खरीद रहा है, लेकिन पहले उसे जितनी छूट मिलती थी अब नहीं मिल रही है। इसलिए अब आगे बढ़कर भारत को एक और बड़ा फैसला लेना होगा। अगर भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से ईरान, रूस या वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाता है, तो भारत की रणनीति क्या होगी?
एक और जरूरी कदम ये होगा कि भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को और मजबूत बनाए और ऐसे संकटों का पहले से अंदाजा लगाए। दरअसल सर्वदलीय बैठक में सरकार से यह भी पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से इस युद्ध की जानकारी दी गई थी, और अगर हां, तो सरकार ने पहले से ऊर्जा का भंडारण क्यों नहीं बढ़ाया। इसके अलावा 2016 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब यात्रा के बाद से दोनों देशों के बीच ये चर्चा चल रही है कि अरामाको भारत में रणनीतिक तेल भंडार बनाने में मदद करेगा और सऊदी अरब अपना कुछ तेल भारत में भी स्टोर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस योजना को लागू होने में 1 दशक से ज्यादा समय क्यों लग गया। तीसरी बात, भारत की ऊर्जा आपूर्ति उसकी पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी समस्याओं से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश या म्यांमार, इन सभी के साथ तनाव या क्षेत्रीय संघर्ष के कारण भारत पाइपलाइन और प्रोजेक्ट्स विकसित नहीं कर पाया। जैसे ईरान पाकिस्तान भारत आईपीआई पाइपलाइन और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत टीएपीआई पाइपलाइन, ये परियोजनाएं शुरू ही नहीं हो पाईं। अब समुद्र के नीचे पाइपलाइन बनाना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन सरकार को इन विकल्पों की तलाश जारी रखनी चाहिए। चौथी बात, भारत को अपनी अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में तेजी लानी होगी। पेरिस समझौता के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए गए थे, वे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसलिए सरकार को जल विद्युत, पवन, सौर और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम करना होगा। साथ ही जापान और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों के साथ मिलकर तकनीक और जरूरी खनिजों के प्रसंस्करण पर सहयोग बढ़ाना होगा। पांचवी और आखिरी बात, जब वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था पर खतरा बढ़ रहा है, तो भारत को अपने क्षेत्र के अंदर ही ऊर्जा के स्रोतों और बाजारों पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। यानी दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि ऊर्जा, व्यापार, निर्यात और श्रम से जुड़े मुद्दों को मिलकर संभाला जा सके। याद कीजिए, कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों की ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। अब इसी तरह की पहल ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भी की जा सकती है। तो वर्ल्ड व्यू का निष्कर्ष क्या है? पश्चिम एशिया के युद्ध के 1 महीने बाद भारत के लोग ऊर्जा पर अपनी निर्भरता का असर महसूस कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिछले युद्धों जैसे वियतनाम युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध और लीबिया संघर्ष को देखते हुए ये संघर्ष लंबा चल सकता है। इसलिए नई दिल्ली को युद्ध स्तर पर काम करते हुए अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना होगा, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाकर और ऐसे देशों के साथ संबंध मजबूत करना होगा जो भारत को अक्षय ऊर्जा विकसित करने में मदद कर सके। अब जल्दी से कुछ किताबों की सिफारिश। राइजिंग एम्बिशन, कार्विंग न्यू पाथवेज, इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, ये एजे शंकर की पुस्तक है जो अभी प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इंडिया एंड द चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ ऑयल, इसके लेखक हैं अमित भंडारी। चिप वॉर, द फाइट फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये क्रिस मिलर की किताब है। ब्रेकनेक, चाइनाज क्वेस्ट टू इंजीनियर द फ्यूचर, डैन वांग की लिखी पुस्तक। द ग्लोबल गेम ऑफ ऑयल पाइपलाइंस, प्रोफेसर गुलशन डाइटल और उन्हीं की दूसरी महत्वपूर्ण किताब इंडिया एंड द ग्लोबल गेम ऑफ गैस पाइपलाइंस। उम्मीद है ये सभी किताबें आपके लिए उपयोगी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया और वर्ल्ड व्यू के जुड़ने के लिए आभार।